हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस जो कि एस्टेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केवीएस या एनवीएस में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा कर दें। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो हमें बताना है। So friends, extensive property is that property which depends upon the amount। जो अमाउंट पर डिपेंड करेगा वो प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी। कूलम दैट इज चार्ज आल्सो एन अमाउंट पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी एक अमाउंट पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट में जो स्पेसिफिक वर्ड आया, स्पेसिफिक वर्ड, इस स्पेसिफिक वर्ड की वजह से ही स्पेसिफिक हीट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनी है, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि स्पेसिफिक हीट का मतलब है किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम अमाउंट को 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो भी हीट चाहिए उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट। सो यहाँ पर क्योंकि अमाउंट को फिक्स कर दिया गया है कि जो सब्सटेंस की क्वांटिटी है वो हमेशा 1 ग्राम ही रहेगी। सो अब जो स्पेसिफिक हीट है वो किसी भी सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करेगी। सो स्पेसिफिक हीट को छोड़ करके, यानी ऑप्शन थर्ड वाली प्रॉपर्टी को छोड़ करके बाकी सभी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। सो थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में 3 है, नहीं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। बी में भी स्पेसिफिक हीट लिखा गया है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में अगर देखा जाए तो एंट्रोपी, कूलम दैट इज चार्ज एंड फॉर वॉल्यूम, ये तीनों की तीनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनल एनर्जी किसका एग्जाम्पल है। इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, बोथ ए एंड बी यानी पाथ और स्टेट फंक्शन दोनों है, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से वो किसी भी टाइप का फंक्शन नहीं है। सो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो वहाँ से हमें पता लगेगा कि इंटरनल एनर्जी जो एक स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हो रही है आइसोथर्मली किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, उसकी वजह से क्या होता है। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस जो आइसोथर्मली ऑकर करेगी, यानी जिसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, सो एक ऐसी प्रोसेस जो आइसोथर्मल प्रोसेस है लेकिन हो रही है रिवर्सिबली किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, उसकी वजह से क्या होगा, 0 एंट्रोपी आएगी, इंक्रीज इन द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन सी, डिक्रीज इन दी टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, टोटल एंट्रोपी में चेंज आएंगे यानी टोटल एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो सिंस क्योंकि जो प्रोसेस है वो आपकी इरिवर्सिबल टेक प्लेस कर रही है, तो ऐसे केस में टोटल एंट्रोपी जो सिस्टम की होगी वो इंक्रीज करेगी। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन दी थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दैट प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर, जो नेचर पर डिपेंड करती हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमें बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव नहीं है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी बल्कि डिपेंड करेगी अमाउंट पर। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ वॉल्यूम, जो है वो अमाउंट पर डिपेंड करता है, नेचर पर नहीं, क्योंकि प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, द क्वांटिटी ऑफ हीट विच मस्ट बी सप्लाइड टू डिकम्पोज ए कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट, कि जो हीट सप्लाई की गई किसी भी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में डिकम्पोज करने के लिए वो इक्वल है
टू द हीट इवोल्व्ड, उस हीट के जो प्रोड्यूस हुई है, इवोल्व हुई है, लिबरेट हुई है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। यानी कंपाउंड ए बी को उसके एलिमेंट्स में डिसोशिएट करने के लिए जो हीट यूज़ की गई, जो हीट सप्लाई की गई फर्स्ट प्रोसेस के लिए, वो इन्हीं एलिमेंटों के कम्बिनेशन से जब वो कंपाउंड बनेगा उस हीट के साथ कैसे रिलेट करेगी। यानी डेल्टा H1 और डेल्टा H2 ये दोनों क्या दिए गए हैं, इक्वल दिए गए हैं। ठीक है, कि किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उन्हीं एलिमेंटों के कम्बिनेशन से जब वो कंपाउंड बनेगा वहाँ से जो हीट लिबरेट होगी वो दोनों हीट क्या दी गई है, इक्वल दी गई हैं। हमसे पूछा गया है यह कौन से लॉ को फॉलो करता है, हेस लॉ को फॉलो करेगा, जूल्स लॉ को फॉलो करेगा, ली चैटलर प्रिंसिपल है, या इसको बोलते हैं लवोइजर एंड लैप्लेस लॉ। सो फ्रेंड्स, इस लॉ को लवोइजर एंड लैप्लेस लॉ के नाम से जाना जाता है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू दी हेस लॉ, हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है। सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, कोई भी एक सिस्टम अगर अपनी इनिशियल स्टेट ए से किसी फाइनल स्टेट बी में जाता है तो चाहे वो ऐसा एक सिंगल स्टेप में परफॉर्म करे या वो ए से बी तक जाने में मल्टीपल स्टेप्स ले, ए से बी तक जाने में वो सिंगल स्टेप से मूव करे या ए से बी तक जाने में वो मल्टीपल स्टेप ले, टोटल एनर्जी का जो चेंज आएगा उस सिंगल स्टेप में और उन सभी स्टेप्स के अंदर वो सेम आता है। यही है आपका हेस लॉ। सो ऑप्शन नंबर सी, द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए गिवन केमिकल रिएक्शन इज सेम, कि किसी भी गिवन केमिकल रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो सेम रहेगी, चाहे प्रोसेस एक सिंगल स्टेप में परफॉर्म होती है, टेक प्लेस करती है, या सेवरल स्टेप्स में टेक्स प्लेस करती है। सो ऑप्शन नंबर सी वही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है इक्वल वॉल्यूम ऑफ मोनो एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक गैसेज। मोनो एटॉमिक गैसेज और डाई एटॉमिक गैसेज की इक्वल वॉल्यूम्स हमारे पास हैं जिनका इनिशियल टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है। यानी एक मोनो एटॉमिक गैस, एक डाई एटॉमिक गैस, उनकी इक्वल वॉल्यूम को एक ही टेम्परेचर, एक ही प्रेशर पर क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। हमसे पूछा गया है कि जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में जो स्पेसिफिक हीट क्या रेशियो है, यानी CP/CV हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किसी मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए और डाई एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस और डाई एटॉमिक गैस के लिए पहले हमें CP/CV की वैल्यू पता होनी चाहिए। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो CV आता है वो आता है आपका 3/2R और जो CP की वैल्यू आती है वो आती है आपकी 5/2R। डाई एटॉमिक गैस के लिए जो CV की वैल्यू आती है वो है 5/2R और CP की वैल्यू आती है 7/2R, क्योंकि उनकी इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स किया गया है सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे, यानी दोनों के मोल्स इक्वल हैं। सो अगर मुझे मिक्सचर का निकालना है CV, अगर मुझे मिक्सचर का निकालना है CV, सो 3/2R में हम ऐड कर देंगे 5/2R डिवाइडेड बाई 2। दिस इज़ द CV ऑफ द मिक्सचर। ये CV आया मिक्सचर का। इसी टाइप से हम CP निकाल सकते हैं मिक्सचर का, जो कि होगा 5/2R प्लस 7/2R डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से वैल्यू मिली हमें 3/2, 5/2 दैट इज़ 8/2, यानी 4R/2। और यहाँ से यानी दैट इज़ 2R। और यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलती है 7/2 और 5/2 आएंगे 12/2R डिवाइडेड बाई 2, यानी 6R/2 यानी कि 3R। तो CP की वैल्यू हमें मिली 3R, CV की वैल्यू मिली हमें 2R। सो हमें CP/CV कैलकुलेट करना है। सो 3R/2R दैट इज़ हमारे पास आएगा 3/2 दैट इज़ 1.5। सो ऑप्शन नंबर जो D है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8th क्वेश्चन में पूछा गया है द पॉली एटॉमिक गैस द वैल्यू ऑफ R फॉर ए पॉली एटॉमिक गैस। किसी पॉली एटॉमिक गैस के लिए R की वैल्यू क्या है। सो इट इज़ A4/3। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H, दैट इज टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा E को हम डेल्टा U भी लिखते हैं, वो इक्वल आएगा एंथैल्पी चेंज के इक्वल।
So we know that delta H equal to delta E plus delta Ng RT। जिस भी केस में नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे उस केस में डेल्टा Ng की वैल्यू 0 मिलेगी, और उसी केस के अंदर डेल्टा H और डेल्टा E की वैल्यू सेम आती हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन में N2O4 नंबर ऑफ 1 मोल है, NO2 के मोल 2 हैं, NO2 के मोल 2 हैं। सो यहाँ जो डिफरेंस है यहाँ 0 नहीं आएगा। सो इस केस में डेल्टा E डेल्टा H इक्वल नहीं होंगे। सेकंड इक्वेशन में टोटल रिएक्टेंट में मोल 3 हैं, प्रोडक्ट में मोल 2 हैं, यहाँ भी मोल सेम नहीं है, सो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी में टोटल रिएक्टेंट के मोल भी हमारे पास 2 हैं, प्रोडक्ट में मोल भी टोटल 2 हैं। सो डेल्टा Ng की जो वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी वो 0 मिलेगी, और ऐसे केस में डेल्टा E की वैल्यू डेल्टा H के इक्वल हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है द वर्क डन टू कॉन्ट्रैक्ट ए गैस। जो वर्क किया गया किसी गैस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए किसी सिलेंडर में वह है 462 जूल, दैट इज 462 जूल, एंड 120 जूल एनर्जी इज इवोल्व। और इस प्रोसेस के दौरान 120 जूल एनर्जी इवोल्व हुई है। ठीक है, यानी एनर्जी को हम हीट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इतनी हीट इवोल्व हुई है। व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी चेंज इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर हम चलें अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ से, तो फर्स्ट लॉ से ये बात हम जानते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U की जो वैल्यू होती है वो Q प्लस W आती है। सो इस प्रोसेस में हमें डेल्टा U कैलकुलेट करना है। सो जो हीट हमें दिया गया है वो प्रोसेस में इवोल्व हुई है। सो इवोल्यूशन के लिए हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। वर्क डन आपका पॉजिटिव ही लिखा जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। सो 462। सो जब इनको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद 462 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 120। सो आंसर मिलेगा आपको 342 पॉजिटिव, 342 इंटरनल एनर्जी में चेंज आया 342। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन का है, यानी इनमें से किस प्रोसेस के दौरान हमें एनर्जी डोनेट करनी पड़ेगी प्रोसेस को, और तब जाके वो प्रोसेस फॉलो करेगी, प्रोसीड करेगी। सो ऑप्शन 1 कंबशन ऑफ मिथाइन। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है वो प्रोसेस हमेशा से एक्सोथर्मिक होती है। बी में पूछा गया था कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। कार्बन ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन तो उस प्रोसेस के दौरान भी हीट इवॉल्व होती है। कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन होकर NO बनाना, वो भी आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंड कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर की जो फॉर्मेशन होगी वो आपकी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, क्योंकि इसके लिए आपकी डेल्टा E की वैल्यू आती है वो है 571.8 किलो जूल। सो जिस भी प्रोसेस के लिए डेल्टा H की वैल्यू या डेल्टा H की वैल्यू E या डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव हो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ऑप्शन नंबर डी वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन। कि किसी भी प्रोसेस के लिए एंथैल्पी का चेंज होना इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करता, वो हमसे पूछा गया है। सो ऑप्शन आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए में हमसे पूछा गया है कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कि एंथैल्पी जो चेंज है, एंथैल्पी का चेंज वो कभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया है द यूज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट फॉर द सेम प्रोडक्ट। डिफरेंट रिएक्टेंट्स का सेमी प्रोडक्ट के लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एंथैल्पी चेंज डिपेंड नहीं करेगा। नंबर 3 सी ऑप्शन में पूछा गया द नेचर ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन स्टेप्स। इंटरमीडिएट रिएक्शन जो स्टेप है उन पर डिपेंड नहीं करेगा। और नंबर 4 पूछा गया है द डिफरेंस इन द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द इन्वॉल्व्ड सब्सटेंसेस। इनिशियली जो सब्सटेंस इन्वॉल्व किए हैं, फाइनली जो सब्सटेंस मिले हैं, उनके टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। सो उनमें से किस पर डिपेंड नहीं करेगा।
सो ऑप्शन नंबर सी, रिएक्शन स्टेप्स के दौरान जो भी इंटरमीडिएट बनते हैं उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एंथैल्पी चेंज पर। फिजिकल स्टेट बदलने से एंथैल्पी चेंज डिफरेंट है, अलग अलग रिएक्टेंट्स का यूज़ करने से भी एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी में चेंज आता है, और इनिशियल फाइनल सब्सटेंसेस के टेम्परेचर में चेंज की वजह से भी एंथैल्पी में चेंज आता है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इनमें से कौन सी रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो हीट प्रोड्यूस करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। FeS का कम्बिनेशन, FeS मिलकर फेर आयरन और सल्फर मिलके बनाते फेरस सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी, NaOH प्लस HCl, दोनों के दोनों मिक्स होकर फॉर्मेशन करते हैं NaCl प्लस वाटर। और ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस बर्न होकर प्रोड्यूस करता है CO2 प्लस वाटर। इनमें हमने पूछा गया है इनमें से कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। सी और डी दोनों ही आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। मेरे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये एक्सोथर्मिक नहीं है, ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक इनमें से कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक है। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं है। दैट इज इनमें से कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं है, यानी कि वो एक्सोथर्मिक है। तो हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दिए गए हैं इथेन का कंबशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन, साथ ही साथ दिया है इथेन का डिकम्पोजिशन जो कि इथेन प्लस हाइड्रोजन बनाता है। ऑप्शन नंबर डी जिसमें पूछे गए हैं ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा पूछा, कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपकी इथेन की कंबशन प्रोसेस है, किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, वो एंडोथर्मिक नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर 1 वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी हाईएस्ट, इनमें से कौन सी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे हाईएस्ट होगी। सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हाईएस्ट तब होती है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है। सो गिवन रिएक्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक एसिड वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH आपका वीक बेस है। ऑप्शन नंबर सी जिसमें NaOH और CH3COH दिए गए हैं, जिसमें एसिड आपका वीक है जबकि बेस आपका स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 4 NaOH और NaOH और HCl जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसी के लिए होगी। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है द हीट लिबरेटेड व्हेन 10 ग्राम ऑफ NaOH रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ H2SO4 इन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज नियरली, जब 10 ग्राम NaOH कंबाइन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कितनी हीट इवोल्व होगी वो हमें बतानी है। सिंस क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी एक्सेस में दी गई है, सो हियर NaOH इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोल NaOH के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो हीट इवोल्व होती है 13.7 किलो कैलोरी है, 13.7 किलो कैलोरी है। तो 10 ग्राम में इसके कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, इसका मोलर मास होता है 40। सो 40 से अगर डिवाइड कर दें हम गिवन मास 10 को, सो इसके जो मोल हैं वो मोल हैं आपके 1/4 मोल, सिर्फ 1/4 मोल प्रेजेंट है। सो इफ 1 मोल से प्रोड्यूस होती है 13.7 किलो कैलोरी, सो 1/4 मोल से जो आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोड्यूस होगी 13.7 डिवाइडेड बाई 4। सो ऑप्शन नंबर, इसको डिवाइड करने से आपको वैल्यू मिलेगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। 18 क्वेश्चन में पूछा गया है द हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, जो हीट ऑफ ट्रांजिशन है
ग्रेफाइट का डायमंड ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्ट होना, जहाँ पर सी ग्रेफाइट का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, कंबशन करते हैं CO2 बनाने के लिए, तो वहाँ से x किलोजूल एनर्जी हीट लिबरेट होती है, जबकि डायमंड का जब कंबशन किया जाता है तो वहाँ से y किलोजूल ऑफ हीट इवोल्व होती है। तो हमसे पूछा गया है कि जब ट्रांजिशन करेंगे तो कितना एंथैल्पी चेंज, कितना चेंज हमें दिखाई देगा। सो याद रखना, ग्रेफाइट जो है मोर स्टेबल फॉर्म है, सो उसके कंबशन के दौरान जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ x, वो भी ग्रेटर है, और डायमंड के केस में वैल्यू स्मॉलर है। सो ओवरऑल चेंज कितना आएगा, x माइनस वाई किलो जूल पर मोल। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉन्स्टेंट। जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड की किसी स्ट्रॉन्ग बेस के टुवार्ड, वो कांस्टेंट होती है, और उसकी वैल्यू क्या है, 13.7 किलो कैलोरी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 17 किलो जूल, जूल की फॉर्म में 17 किलो जूल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जूल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सो 5.7 10 की पावर 4 जूल, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया, द हीट ऑफ कंबशन डेल्टा एच। इस कार्बन के बर्निंग की जो हीट ऑफ कंबशन है वो है 94 किलो कैलोरी। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज। जब कार्बन सॉलिड बर्न होता है तो उस प्रोसेस के दौरान 94.0 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उतनी ही हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी CO2 की, क्योंकि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो एक्चुअली वो फॉर्मेशन करेगा CO2 की ही। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। डिफरेंस इतना आएगा कि इसके लिए अगर वो वैल्यू पॉजिटिव थी तो CO2 की फॉर्मेशन के लिए वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, उनकी डेल्टाज दी गई हैं। कार्बन सॉलिड प्लस हाफ ऑक्सीजन जब कंबाइन होकर बनाते हैं CO, ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ तक आपकी। एंड सेकंड रिएक्शन है CO प्लस हाफ O2 जब मिलके बनाते हैं CO2। इन दोनों के लिए जो प्रोसेस दी है वो है आपकी 100 और 200 किलो जूल रिस्पेक्टिवली। हमें बतानी है इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो जो वैल्यू हमें लिखी है वो लिख लेते हैं एक बार। C प्लस हाफ O2 जो बनाता है CO। सेकंड इक्वेशन में लिखा गया है CO प्लस में हाफ O2 जो बनाता है CO2। और हमें जो इक्वेशन चाहिए वो है C प्लस O2 CO2। सो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दें तो वहाँ से C, यहाँ से CO, वहाँ से CO कैंसिल हो जाएंगे, हाफ O2 O2 आ जाएगा, तो C प्लस O2 उधर से आ जाएगा CO2। यानी ये जो प्रोसेस थी ये जस्ट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का कम्बिनेशन है। सो फर्स्ट प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी दी है वो दी है -100, दूसरे के लिए जो दी है वो है +200, तो इनका एडिशन करेंगे तो +100, जबकि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की फॉर्मेशन जो कि लिक्विड स्टेट में प्रिपेयर अगर किया गया तो उसके दौरान जो हीट ऑफ फॉर्मेशन आई वो -68.0 किलो कैलोरी आई। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, स्टीम के फॉर्मेशन की हीट क्या होगी। तो अगर लिक्विड के लिए जो फॉर्मेशन आई, हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर वो -68.0 आई है तो स्टीम के लिए वो वैल्यू उससे भी ज़्यादा नेगेटिव आनी चाहिए। सो दैट इज़ आंसर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, बिकॉज स्टीम हैज मोर एनर्जी देन लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। इफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंबाइंस टू फॉर्म वाटर, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं 13.7 किलो कैलोरी, देन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। भाई H पॉजिटिव और OH के कम्बिनेशन से जब वाटर बना तो उसके लिए हमें हीट दे दी गई है 13.7। हमसे पूछा 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को जब बेस न्यूट्रलाइज करेगा तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। सो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में हमें 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। सो इफ़ 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, 1 मोल H पॉजिटिव आयन के न्यूट्रलाइजेशन के लिए अगर 13.7 किलो कैलोरी का चेंज आता है तो 2 मोल्स के लिए इसका 2 टाइम्स चेंज आएगा। सो 27.4 किलो कैलोरी हमारा राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो आपको -46.0 किलो जूल पर मोल दी गई है। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शंस, इस रिएक्शन के लिए हमें एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। सो अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए जो एंथैल्पी चेंज दिया गया है वो है -46.0 किलो जूल पर मोल, और हमें इस प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। सो पहली बात तो ये है कि ये जो हमें एंथैल्पी दी गई है फॉर्मेशन के लिए दी गई है, और ये जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन के लिए है। तो इट मीन्स अगर फॉर्मेशन के लिए वैल्यू नेगेटिव आई थी तो डिकम्पोजिशन के लिए वैल्यू होगी 46। लेकिन एक बात और ध्यान से देखें कि जो 46 जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो सिर्फ 1 मोल के लिए है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल के लिए है, जबकि यहाँ कितने मोल यूज़ हो रहे हैं, 2 मोल यूज़ हो रहे हैं। तो इसका 2 टाइम अगर हम करेंगे सो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज द हीट चेंज रिप्रेजेंट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इनमें से कौन सी इक्वेशन वाटर की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। जब कभी भी किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो उस कंपाउंड की फॉर्मेशन उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंटों के कम्बिनेशन से बनना चाहिए। वो कंपाउंड उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंटों से बनना चाहिए। और दूसरी बात, उसकी फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल क्वांटिटी में हो, ऐसा हो। फर्स्ट प्रोसेस से एक्चुअली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से बना हुआ है वाटर, लेकिन वो 1 मोल नहीं है, इसलिए ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वाटर की ये इसकी सही वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये 1 मोल के लिए नहीं है, ये 2 मोल के लिए है। सेकंड में जैसा दिखाया गया S2 प्लस में हाफ O2, S2 प्लस में हाफ O2, इसमें हाइड्रोजन हाफ ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके फॉर्मेशन कर रहा है वाटर की, और वहाँ से जो वैल्यू हमें मिली वो है -58 किलो कैलोरी 1 मोल के लिए प्रोड्यूस किया है, और वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंटों के कम्बिनेशन से प्रोड्यूस हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।